हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, स्टडी वगैरह अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों चीजों को डिस्क्रिप्शन से अवेल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में भारत की मदद से एक लग्जरी ट्रेन की सेवा स्टार्ट करी है? तो ये है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर भारत की आर्थिक मदद से, साथ में टेक्नोलॉजी की मदद से, श्रीलंका के अंदर पहली बार कोई लग्जरी ट्रेन अभी हाल ही में चलाई गई है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये श्रीलंका के अंदर जाफना से श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो तक कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगी, तो ये जाफना से लेकर कोलंबो तक कनेक्ट करेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसका टाइप है एसी एंड डीजल, मतलब डीजल बेस्ड ये ट्रेन है और कंप्लीटेड एयर कंडीशन ट्रेन है। श्रीलंका के अंदर महिंदा राजपक्षा की सरकार है और इनके भाई गोताबाया राजपक्षा इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। नेपाल में शेर बहादुर दोइबा की सरकार है, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में गूगल के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये भारतीय बैंक है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ एक पैक्ट अभी हाल ही में साइन किया है। ये गूगल से टेक्नोलॉजी सपोर्ट लेंगे अपनी बैंकिंग सर्विसेज को मोर डिजिटल बनाने के लिए। तो ध्यान रखिए, भारत सरकार का जो मेन मोटो है कि हमें लगातार जो हमारे बैंक ट्रांजैक्शन है उन्हें और डिजिटाइज करते चला जाना है और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए मॉड्यूल भी लॉन्च। इसके लिए रत्नाकर बैंक लिमिटेड गूगल की मदद लेगा। एंड आरबीएल की अगर बात करें तो यह आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले ही महीने रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नए सीईओ बनाए गए हैं राजीव आहूजा। कौन है? राजीव आहूजा। और राजीव आहूजा ने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने विश्ववीर आहूजा को सक्सीड किया था। आरबीएल की स्थापना 1943 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में करी गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई है। नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में करी गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापित किया गया, हेडक्वार्टर है वडोदरा। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती? तो दोनों भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। एक तो है रोहन बोपन्ना और दूसरे हैं राम कुमार रामनाथन। तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन दोनों ने मिलकर एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जीती है 2022 की। और आपको ये तो पता है ना, दोनों ही टेनिस खेल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर टेनिस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सीपीएसई प्लस एसडीएल 2025 70-30 डेब्ट इंडेक्स फंड रेशियो को लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा। देखिए, मैं इसको आम भाषा में आपको समझा देता हूं। ये सीपीएसई प्लस एसडीएल 2025 70-30 डेब्ट इंडेक्स फंड, मतलब इतना बड़ा लिखा हुआ है, सीधा सा इसका मतलब क्या है ये समझा देता हूं। एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करी गई है। अगर आप इसमें निवेश करते हो तो आपका लगाया हुआ पैसा 70-30 में बढ़ जाएगा, जिसका 70% आपका सीपीएससी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा। किसमें? सीपीएससी बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स वो चीज होती है कि जब आप बड़े पैमाने में अपना पैसा कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो तो उस केस में आपको बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक्सिस बैंक के मालिक हैं, ठीक है, और आपने ये सोचा कि आप किसी देश में गरीबों की मदद करने के लिए, गरीब बच्चों की मदद करने के लिए यूनिसेफ को कुछ डोनेट करना चाहते हो। मैंने मान लिया, ठीक है, जैसे मान लिया कि आप $10 मिलियन यूनिसेफ को डोनेट करना चाहते हो। तो यूनिसेफ आपको सीधा सीधा अपना अकाउंट नंबर नहीं देगा कि आप उस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको यूनिसेफ को पैसे देने के लिए उन 10 मिलियन के बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। बात आ गई समझ? तो एक्चुअली जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो लेन देन होता है वो बॉन्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा किया जाता है। तो एक्सिस बैंक की ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है, इसमें आपका लगाया हुआ पैसा 70% बॉन्ड्स पर निवेश किया जाएगा और 30% जो निवेश किया जाएगा ये एसडीएल पर किया जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एसडीएल का मतलब है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स।
ठीक है। तो राज्यों के डेवलपमेंट के लिए जो लोन लिए जाते हैं वहां पर आपका पैसा लगाया जाएगा। तो इससे क्या है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपका पैसा लग रहा है और म्यूचुअल फंड में रिटर्निंग जो होगी आपकी वो और ज्यादा निश्चित हो जाएगी, मतलब आपको पैसा रिटर्न अच्छा मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ध्यान रखिए, इस म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत एक्सिस बैंक टारगेट लेकर चल रहा है अगले 5 सालों में 500 करोड़ की फंडिंग का टारगेट लेकर चल रहा है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ये दक्षिण कोरिया के व्यक्ति कौन है जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। मतलब गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था और 3 से 4 लोगों के वहां पर आपको नाम बताए थे। यहां पर उसी अवार्ड कैटेगरी की बात हो रही है। आज तक किसी भी साउथ कोरियन सिटीजन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया था, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया है। और इनका नाम क्या है? ये हैं ओ योंग सू। क्या नाम है? ओ योंग सू। और ये बेसिकली कौन है? तो ये साउथ कोरियन एक्टर है और इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टेलीविजन के लिए सम्मानित किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड से। इनकी उम्र है 77 साल। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं योंग सू, साउथ कोरियन, जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसबीआई इकोवैप के द्वारा साल 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना फोरकास्ट किया गया है? तो एसबीआई इकोवैप के द्वारा जो फोरकास्ट किया गया है ये 9.5% फोरकास्ट किया गया है भारत का जीडीपी। मतलब कहने का कि एसबीआई इकोवैप का अंदाजा है कि भारत का जीडीपी साल 2022 में 9.5% के आसपास रहेगा। ध्यान रखिए, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि इंडरा ने भी अभी हाल ही में प्रिडिक्शन दिया है। इंडरा ये फिच रेटिंग एजेंसी की सब्सिडरी है जो कि भारत में काम करती है। तो इंडरा ने 9.3% प्रिडिक्शन दिया है। और उसके पहले 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ के द्वारा 9.2% का प्रिडिक्शन दिया गया था। तो 9.2% एनएसओ ने किया है, 9.3% ये आपका इंडरा ने किया है और 9.5% अभी हाल ही में एसबीआई इकोवैप ने किया है। तीनों के आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल विमेन सिंगल फाइनल किसने अपने नाम कर लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में हुए इंटरनेशनल विमेन सिंगल्स का टाइटल अपने नाम इस बार किया है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने। किसने? एस्ले बार्टी। और एस्ले बार्टी ने फाइनल में हराया एलेना रेबिकीना को। किसको? एलेना रेबिकीना। और रेबिकीना कहाँ की खिलाड़ी है? ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। ध्यान रखिए, एस्ले बार्टी पूरे दुनिया में इस टाइम पे इकलौती ऐसी महिला खिलाड़ी है जो कि पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हुआ करती थी। बाद में ये टेनिस फील्ड में आई और यहाँ पर भी इन्होंने इस टाइम पे झंडे गाड़ रखे हैं। तो फाइनल में इन्होंने एलेना को हराया जो कि कजाकिस्तान की है। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियन है एंड इगा स्वितेक ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और सोफिया कैनन ये अमेरिकी खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द इंटर्म चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई टिल 5th ऑफ मार्च 2022? 5 मार्च 2022 तक के लिए आईबीबीआई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? यहाँ पर आईबीबीआई का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा विभाग है भारत सरकार का जो कि कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी भी बैंकरप्सी है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए बनाया गया है, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए बनाया गया है। ये विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि डिफॉल्टर्स के ऊपर ध्यान देता है। तो इसके इंटर्म चेयरपर्सन हुए नवरंग सैनी। कौन है? नवरंग सैनी। और आईबीबीआई की स्थापना साल 2016 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज आर्किटेक्टेड द फर्स्ट ऑटोनॉमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में पहली बार ऑटोनॉमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान अभी हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारतीय मूल के हैं वैभव गादियोक। कौन है? वैभव गादियोक। इनके द्वारा बनाया गया है। अब यहां पर समझ लो ऑटोनॉमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है क्या। इन्होंने एक ऐसा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये एक ऐसी मशीन है जो कि ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर यहाँ पर लगा दी जाएगी और इसका कैमरा ही जज कर लेगा भीड़ देखकर। देखिए अभी क्या होता है, नॉर्मल ट्रैफिक लाइट हमारी टाइम के हिसाब से प्रोग्राम होती है कि चलिए मान लेते हैं ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ये जो ट्रैफिक लाइट आपको दिखेंगी चौराहों पर लगी रहती हैं, ये ऑटो प्रोग्राम्ड होती हैं कि भाई 30 सेकंड ये वाला रास्ता खोलना है, फिर 30 सेकंड ये वाला खोलना है, फिर ये वाला और फिर ये वाला। उतनी देर के लिए ये इतनी देर को बंद रहेगा, ये इतनी देर को। ऑटो प्रोग्राम होती है। इसके अलावा इनमें कुछ नहीं होता है।
लेकिन इनके द्वारा जो ऑटोनॉमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, इसमें जो ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे उनमें कैमरा भी लगा होगा। और ये कैमरा क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि जिस डायरेक्शन में मान लीजिए ज्यादा भीड़ है, तो वहां के लिए क्या करेगा, ऑटोमेटिक सेंस करके अगर 30 मिनट का प्रोग्राम है तो उसको बढ़ा के 45 सेकंड का कर देगा। माफी चाहता हूँ, 30 सेकंड का है अगर, तो इसको बढ़ाकर 45 सेकंड के लिए कर देगा। और जिधर मान लीजिए कि ट्रैफिक कम है, तो उधर देख के हो सकता है कभी उसके लिए 15 सेकंड ही केवल करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, हमारे जो चौराहे होते हैं, जो कि रेड लाइट सिग्नल्स होते हैं, वहां पर जो हमारे यातायात पुलिस खड़ी होती है, वो जिस तरीके से स्मार्टली बिहेव करती है, वैसे ही ये ऑटोनॉमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लांट बिहेव करेगा। क्योंकि इसका कैमरा ये रीड कर लेगा कि जिधर ज्यादा भीड़ है वहां ज्यादा देर के लिए रूट खोलना है, जिधर कम है वहां पर कम देर के लिए खोलना है। वैभव गादियोक ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं हेड इन एआई में। कहां पर, हेड इन एआई। हेड इन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है अमेरिका की। तो ये भारतीय मूल के हैं। और हेड इन एआई के अंदर 30 साइंटिस्टों की जो टीम है, उसको लीड करते हुए इन्होंने इस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की स्थापना अभी हाल ही में करी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज प्रेजेंटेड द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड। अभी हाल ही में किसके द्वारा 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स दिए गए हैं और साथ में इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड दिए गए हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जिनके द्वारा ये अवार्ड्स अभी हाल ही में बांटे गए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि अभी 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है हर्षाली मेहरोत्रा को। किसको, हर्षाली मेहरोत्रा। एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें इन्होंने मुन्नी का रोल किया था, आपको याद ही होगा। और हर्षाली मेहरोत्रा ने ये अवार्ड सलमान खान को डेडिकेट किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट। अभी हाल ही में एलएलसी के एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एलएलसी की एम्बेसडर होंगी झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी भारत की क्रिकेटर रह चुकी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ ये फॉर्मर कैप्टन के रूप में भी इंडियन क्रिकेट टीम में सर्व कर चुकी हैं, विमेन क्रिकेट टीम में। अभी हाल ही में चंद्रशेखर पाटिल जी का निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो चंद्रशेखर पाटिल जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये राइटिंग फील्ड से बिलोंग करते थे। बेसिकली ये राइटर थे। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी फील्ड के राइटर थे, कौन सी लैंग्वेज के राइटर थे, तो ध्यान रखिएगा ये कन्नड़ राइटर थे। और इसके अलावा ये पोइट्रीज भी लिखते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक्टिविस्ट भी थे अपनी लाइफ में। अब सवाल उठता है, अगर ये एक्टिविस्ट थे तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसको बंदेया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बंदेया मूवमेंट, जिसको इन्होंने चलाया था 1974 में। अब ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट इन्होंने इसलिए चलाया था कि इनकी ये डिमांड थी कि सोशल और इकोनॉमिक अगर इनजस्टिस हो रहा है, मतलब किसी के साथ अगर पैसे को लेकर भेदभाव हो रहा है सोसाइटी में, या सोशली भेदभाव हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमें पोइट्री को हथियार बनाकर प्रेजेंट करने का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। हम अपनी कविताओं के जरिए किसी पर भी तंज कस सकें। इसके लिए बंदे आंदोलन इन्होंने 1974 में चलाया था। इसके अलावा इनको कर्नाटक का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। और इनकी जो राइटिंग थी, ये कन्नड़ पब्लिक इंटेलेक्चुअल राइटिंग के नाम से जानी जाती थी। काफी इंटेलेक्चुअल इनकी राइटिंग थी और अभी हाल ही में 83 की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी संस्था है जिसने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया है कि साल 2021 आज तक का 5वां सबसे गर्म साल स्थापित हुआ है? कहने का मतलब यह है कि कौन सी संस्था है जिसके द्वारा प्रिडिक्शन दी गई है कि 2021 आज तक का सबसे 5वां सबसे गर्म साल रहा है। तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रिडिक्शन दिया गया है। एंड यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना 1993 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। आपको मैं बता दूं, जब मैं आज के करंट अफेयर बना रहा था, उसी टाइम पर मुझे पता लगा, ये अपडेशन मिली कि यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंटेरियन प्रेसिडेंट हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है डेविड सेसली। क्या नाम है? डेविड सेसली। तो जिस टाइम पे मैं करंट अफेयर बना रहा था, उसी टाइम पे पता लगा कि इनका निधन हो गया। तो कल शाम को ही इनका निधन हुआ है, डेविड सेसली का। तो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियन प्रेसिडेंट डेविड सेसली नहीं रहे, 65 की वर्ष में इनका निधन हो गया। एंड ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि 2021
5वां सबसे गर्म साल रहा है आज तक का। ये इस वजह से, जाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और हमारी अर्थ के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अनकॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हुआ। एंड यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश का चैंग E5 लूनर प्रोब है जिसने अभी हाल ही में ये पता लगा लिया है कि चांद के अंदर पानी है। तो चंद्रमा के अंदर पानी के ट्रेसेस पहली बार मिले हैं किसको? चैंग E5 लूनर प्रोब को। ये कौन से देश का लूनर प्रोब है? ये सैटेलाइट है चाइना का। तो ध्यान रखिएगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एटलीस्ट हमें पहली बार चांद के अंदर जो वाटर ट्रेसेस हैं वो देखने को मिले हैं। चाइना में इस टाइम पे शी जिनपिंग की सरकार है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, भारत की नई दिल्ली, जापान की टोक्यो और साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि ये राज्य सरकार आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट का स्टैचू इनॉग्रेट करेगी बहुत जल्द। तो ये है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि आदि शंकराचार्य, जिनको शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका एक स्टैचू बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर जो कि 108 फीट ऊंचा होगा। इस स्टैचू को बनाने में 2000 करोड़ की लागत आएगी। अब आदि शंकराचार्य कौन थे? बेसिकली ये एक रिलीजियस लीडर थे सनातन धर्म के, और इतना ही नहीं, फिलोसोफर भी थे। तो इनको वैदिक टाइम से जाना जाता है, वैदिक पीरियड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल म्यूजियम की भी स्थापना करेंगे इन 2000 करोड़ की मदद से मध्य प्रदेश के अंदर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आज के वीडियो पे मैं आपको टारगेट देता हूं 4000 लाइक का। ये लाइक पहुंचने चाहिए, दबा के लाइक ठोकिए और सुल्तान को मोहब्बत बख्शिए। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।